जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। और चैप्टर 2 से जितने भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाते हुए आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर 2 का नोट्स वाला वीडियो प्लस आपने सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तब आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरी, जिसे नोट्स बोलते हैं, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। तो प्लीज आप शुरू से देखिए और अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे, और आप जाके जरूर नोट्स वाला और सब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है किस चीज का, क्लास वगैरह कब होगा, टेस्ट कब होगा, क्यूज कब होगा। ये जितने भी बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन है या अदर स्टेट का भी है, उन सभी का इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो टेलीग्राम पे आपको जाकर सर्च करना है, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, या तो उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से दे सकते हैं। ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे टेस्ट देना है, वो भी फ्री में देना है, तो टेस्ट कैसे दे सकते हैं? तो टेस्ट और पीडीएफ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हम आपको फ्री में दे सकते हैं। बाकी नोट्स, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सब जो है ना, आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो आपको टेस्ट और पीडीएफ जो है गूगल पे देना होगा। कैसे देंगे? तो गूगल पे आप जाइएगा और गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, तो वहां पर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज A to Z मिल जाएगा। तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन होने से पहले आपको कुछ पैसा लगेगा, उसके बाद वहां पर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है। यहाँ पर एक नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है या प्रमुख कारण क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। कहा जा रहा है ये जो भारत है, क्या है? भारत है। और भारत में ज्यादा खासकर कौन है? पुरुष है। देख रहे हैं आजकल के जमाना में क्या होता है, स्त्री बहुत ही कम काम कर रही है। देखते हैं बहुत पुरुष सोचते हैं कि ना हम अपनी पत्नी को काम नहीं करवाएंगे, वो अपनी पत्नी को क्या करते हैं, घर में रखते हैं। ये अधिकतर अभी अपने गांव में देखे, लेकिन ये भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जैसे पुराने जमाने में था उसी तरह से। ठीक है। अब महिला भी धीरे धीरे काम कर रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में भारत में जो है पुरुष प्रवास, मतलब कि वो किस कारण से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो वो विवाह करने तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। जानते हैं? नहीं। एक देश से दूसरे देश जाते हैं? नहीं। या एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं? नहीं। ज्यादा नहीं होता है इसमें, कर सकते हैं 5% ले सकते हैं। ठीक है। शिक्षा के लिए इसमें ले सकते हैं 20% ले सकते हैं, वो भी जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे हो गया बिहार में है तो वो दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। व्यवसाय मतलब बिजनेस के लिए नहीं, ये भी नहीं होता है। लेकिन काम और रोजगार, जिससे आपका पेट चलता है, उसके लिए क्या करते हैं, पुरुष अधिकतर जाते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, ये जो जगह है वहां पर जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे और ज्यादा खासकर मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? अभी जस्ट हम आपको पहले बताए थे, एक होता है विरल, एक होता है सघन। तो इसमें जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है, ध्रुवीय प्रदेश होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। तो इसके बारे में बताना होगा कि आपको राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा दक्षिण पूर्व एशिया। क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है 3 नंबर में कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब यहाँ पर जो है अगर आप अकॉर्डिंग टू गूगल, ठीक है, अगर आप गूगल के अकॉर्डिंग से जाते हैं तो आपको एशिया महादेश दिखाएगा। ठीक है।
लेकिन वहीं अगर आप बुक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये आपको कहां पर दिखाएगा, अफ्रीका में दिखाता है, जो कि बहुत बार ये प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। तो इसे आपको याद भी रखना चाहिए। समथिंग ये पूछा भी तो नहीं गया है, लेकिन इसे आप याद रख सकते हैं अपने माइंड के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये आपको प्रश्न अब आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए विरल मतलब क्या होता है, ज्यादा। एक होता है सघन, ठीक है। सघन मतलब एक तरह से कह सकते हैं कम, हिंदी शब्दों में बता रहे हैं हम, अपनी शब्दों में, ठीक है। एक होता है विरल मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या होता है। सघन मतलब एक तरह से कह सकते हैं मीडियम, तो हम उसे कम कह दिए, ठीक है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, ये जो है पश्चिम यूरोप है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, या उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका है, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न बना हुआ है। तो जरूर आप इस प्रश्न को छोड़िएगा मत, ठीक है। क्या करना है, इस प्रश्न को आपको छोड़ना है नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया है। और अभी जस्ट आपने यहाँ पर पढ़ा था कि कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा घन जनसंख्या वाला देश है, तो यही है दक्षिण पूर्वी एशिया ही है, ठीक है। याद रहेगा ना, दोनों का राइट आंसर एक ही जैसा है, सेम टू सेम है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर में क्या कर रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अब कहा जा रहा है कि ये जो जनसंख्या है, राइट, यहाँ पर जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं, राइट, या कम लोग हैं, और ये जगह है, क्या है, ये जगह है। तो ये हमें क्यों प्रभावित करेगा, हमें ये क्यों प्रभावित करेगा। तो यहाँ का स्थलाकृति मतलब कि यहाँ पर जो जमीन है वो अच्छा है, या मिट्टी कह सकते हैं, वहां पर उपजाऊ वगैरह हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि यहाँ की जो प्राकृतिक मौसम वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छी है, या जलवायु जो कि मौसम वगैरह पर डिपेंड रहते हैं, फिर जैसे बारिश हो गया, कुछ अलग अलग सा मौसम रहता है, तो वो आपको डिपेंड करता है। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका क्या होगा, जलवायु। अगर मान लीजिए कि आप जहां रह रहे हैं, जैसे हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं और आपको खुद दिमाग लग जाएगा कि हाँ सर सही बोले हैं। जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली गया, राइट, आपने क्या किया, दिल्ली गए, और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही खराब है, और वहां पर आपको बार 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 क्या होता है, बुखार हो गया, मन नहीं करता काम करने का, वो फलना चिलना हो रहा है। तो क्या यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अगर अच्छा रहेगा, अगर आप दिल्ली गए, ठीक है, दूसरा शब्द में आप कह सकते हैं, अगर आपने दिल्ली गया और वहां पर आपको बहुत ही गाँव से बढ़िया अच्छा लग रहा है, और वहां पर काम करने में भी मजा आ रहा है, और आपको बीमारी बीमारी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। तो बोलिएगा सर जहां पर हमको कुछ नहीं हो रहा है वहां पर रहेंगे, क्योंकि जीवन ही सब कुछ है, राइट, तभी तो हम प्रभावित होकर जाते हैं, और कभी कभी मजबूरी में भी काम करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, ठीक है। क्या करिए कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है कितनी हो गई थी, 6 अरब। सोच सकते हैं बहुत है। देखिए पहले जो था ना, क्या था, जब मानव जनसंख्या के बारे में कहा जा रहा है, तो उस टाइम धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, क्या हो रहा था, धीरे धीरे, जैसे 50 हो गया, तो 500 हो गया, फिर हो गया 5000 हो गया, इस तरह से हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1970 के बाद ये जो है पुराने से 1930 उसमें धीरे धीरे तीव्र 17वीं शताब्दी से शायद था उसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये जो है आपको बताना है, 6 का राइट आंसर क्या होगा, ये जो होगा 1999, जो कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। अब सोचिए, ऐसा तो कोई देश आप नहीं सोचे, जैसे मान लीजिए भारत जो है क्या है, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। चीन क्या है, यहाँ पर भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका में भी क्या है, वहां पर भी जनसंख्या बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या जो है ना, बढ़ने के बदला घटते जा रहा है, तो वो है ओमान है, लाइबेरिया है, लाटविया है, या डेनमार्क है। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, लाटविया। लाटविया जो है वहां पर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने के बदले क्या होता है, यहाँ पर जनसंख्या धीरे धीरे घटता जा रहा है। कारण अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साक्षरता दर हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, स्त्री को हरण किया जाता होगा, कुछ ना कुछ कारण से क्या होता होगा, वहां पर साक्षरता दर हो गया, ये सब के कारण में उसे जनसंख्या में कमी आ रही है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या जो है
सबसे अधिक है। अब सोचिए यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन के हिसाब से बताना है। अभी अगर बात करें फ्यूचर में या कह सकते हैं वर्तमान में, सॉरी फ्यूचर में नहीं, वर्तमान में कह सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में, तो वो आपका नंबर वन पे कौन है? भारत है। अभी आपको पता होगा। उससे सेकेंड नंबर पे चीन आ गया है। क्यों? चीन को भी पीछे छोड़ दिया है कौन? भारत। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, ब्राजील हो गया, बांग्लादेश होगा, इंडोनेशिया। तो ये हम आपको नोट्स में सिखाए हुए थे कि 10 आपको जरूर याद रख लेना है, जिसमें से एक प्रश्न आपको पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो भारत की है, दूसरे नंबर पे चीन है, और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सबका ले सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन भी देख लेना है। 9 नंबर में देखिए क्या करा कि जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ये भी प्रश्न VBI है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है नोएस्टीन दिए है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिए 10 नंबर में क्या करा कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो ये भी प्रश्न है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको 5 नंबर दिला सकता है। कितना नंबर? 5 नंबर दिला सकता है। कितने नंबर? 5 नंबर। कहा जा सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक बताइए और वो उसकी परिभाषा दीजिए, तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करें कि परिवर्तन का कारक नहीं है, मतलब जनसंख्या में किसी प्रकार के प्रवास वगैरह नहीं होता है। तो जन्म दर मृत्यु दर में होता है। अब आपको दो ही चीज में ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपको हम बताए हुए थे कि एक जगह ये है और एक जगह ये है। यहाँ पर अगर ज्यादा जनसंख्या है, राइट, और यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो क्या होगा? जनसंख्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो प्रवास भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? आवास। इसमें क्या होता है, जहां पर आप जन्म लिए हैं वहीं पर रह रहे हैं, कहीं जाओ नहीं रहे, तो इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए 11 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो ये जो था आपको पता है कि उस समय 1970 के जो दशक था, उस समय सभी के सभी क्या थे? बराबर थे। आपको हम जस्ट पहले ही बोले हैं कि कोई ज्यादा विकसित हो या कम विकसित हो, वो सब के सब क्या थे? बराबर थे। लेकिन बाद में क्या हो, 1970 के बाद वो धीरे धीरे वृद्धि होना स्टार्ट हो गया। कह सकते हैं जो 500 सीट था, एक तरह से कह सकते हैं, वो 5,000 में बदल गया। कितने में? 5,000 में बदल गया। और जो 5,000 था वो 25,000 में बदल गया। मतलब कि बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी जनसंख्या में। ठीक है, यही प्रश्न समथिंग पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, या अटाकामा, इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व एशिया, राइट, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ये प्रश्न भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। तो ये हम आपको सब्जेक्टिव में समथिंग हम ये कराए हुए हैं, तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए। ठीक है, तो ये जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है प्रवास के लिए, या भूनिम्नीकरण के लिए, या वायु प्रदूषण के लिए, या गंदी बस्ती के लिए, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा प्रवास के लिए। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर पे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो यहाँ पर रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्तित्व, अनुकूल जलवायु। अब इसमें देखिए क्या करा है, प्रश्न को अगर आप लॉजिकली समझ जाते हैं तो ये उत्तर आप निकाल सकते हैं। क्या करें? लॉजिकली अगर आप इसे समझते हैं तो आपको उत्तर निकल जाएगा। अगर सोचिए जहां की रहन सहन अच्छी रहेगी, तो वहां पर क्या हो सकता है? आतंकवाद हमला हो सकता है, या तरह तरह के कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, जैसे मुंबई ही है, अगर आप सोचिएगा कि वहां पर रहन सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं, बिल्कुल गलत है। आप वहां पर देखिएगा प्रदूषण वगैरह कुछ न कुछ के कारण वो खराब है थोड़ा मोड़ा। ठीक है, शांति एवं अस्तित्व, वो कहीं भी ऐसा जगह नहीं कि जहां पर शांति हो सके। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अनुकूल जलवायु, ये तो और नहीं होगा। तो इसमें जो आपका एक ही ऑप्शन बचता है वो है रहन सहन की निम्न दशा है। एक तरह से कह सकते हैं मीडियम आपका रहना चाहिए, न ज्यादा लो ना ज्यादा हाई। ठीक है, लो में रहना बहुत ही अच्छा होता है, राइट। चलिए, तो ऑप्शन ए होगा ज्यादा किस। अब देखिए आपके सामने 15 नंबर में क्या कह रहा है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? कह रहा है कि सऊदी अरब जो जगह है या देश है,
वहां पर प्राचीन काल में, मतलब कि जैसे पुराने जमाने से ही वहां पर सबसे घनी आबादी है, मतलब कि वहां पर सबसे ज्यादा है, तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो इसके बारे में बताइएगा 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर करें कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। इसमें आपको पता चल गया होगा कि सर इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क है, ठीक है। और कुछ देर बाद हम आपको चैप्टर 3 में शायद है, चैप्टर 3 में आपको क्या है, साक्षरता दर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये जो लाटविया देखे हैं इसकी जनसंख्या दर क्यों कम है, इसके बारे में समझेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो पर्वतीय क्षेत्र। ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये पर्वत है, ठीक है, और ये पर्वत ही मान लीजिए, तो क्या यहाँ पर रहना घर बना के मुमकिन है, तो नहीं, तो वहां पर नहीं रह सकते हैं। पठारी क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र का अर्थ होता है कि जहां पर प्लेन सीधा साधा हो और वहां पर रह सकते हैं, तो बिल्कुल वहां पर हम रह सकते हैं और वहां पर रहते भी है, ठीक है। आप किस क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो ये आपको पता चल गया कि ओशिनिया है, ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब थोड़ा सा प्रश्न और बचा है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर की गई है। देखिए 17वीं शताब्दी से आपका क्या हुआ था, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में गणना किया जाने लगा, लेकिन 21वीं शताब्दी में कितनी जनसंख्या होगी, तो 500 करोड़, 530 करोड़ या 600 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 600 करोड़ हो गई थी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कह रहा है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, तो इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। द्वितीय कह रहा है, ठीक है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। 20 नंबर का बिल्कुल जबरदस्त आपका एशिया महादेश होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, द्वितीय में। चलिए, अब आगे देखते हैं 21 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो यही आपको प्रश्न आ ही गया, जिस तरह से हम पहले बोले थे कि जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। अरे भाई, एक जगह से दूसरे जगह लोग क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा रीजन क्या है, जल अभाव के कारण थोड़ी ना जाता भाई, सभी जगह जल है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में आप चलेंगे, सिर्फ जहां पर रेत है वहां पर कम रहता है, चांस रहता है, लेकिन वहां पर भी अगर कोशिश किया जाए तो निकल सकता है, और कहीं कहीं नहीं भी है, ठीक है। तो जल अभाव के कारण 5% हो सकता है, बेरोजगारी के कारण भी इसमें तो आप ले सकते हैं 40% ले सकते हैं, और इसी बेरोजगारी में आता है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं सुविधाएं, जो कि ऑप्शन जो है आपका सी होगा, ठीक है, क्या होगा, सी होगा। ये सब कारण है प्रवास का, और कह रहा कि नहीं कारक है, तो यही आपका। देखिए हम फिर से आपको बताते हैं, अगर आपको फिर से अगर आप देखिएगा इसको, अगर अच्छा से समझाते हैं, हम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिए, राइट, इसमें समझाना कुछ और समझा दे कुछ और। देखिए क्या कर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रवास के लिए जैसे कोई जरूरी काम होता है उसके लिए हम नहीं कर सकते, तो जल अभाव के लिए हम जरूर जाते हैं। जैसे मेरे क्षेत्र यहाँ है और यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, मतलब पानी नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर बिहार में रह रहे हैं और यहाँ पर हमें शिक्षा इतना प्राप्त कर लिया और हमें कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे, वहाँ कोई कंपनी वगैरह में काम करेंगे। महामारी है, एक तरह से बीमारी बोल सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस था, वो सब क्या है, एक प्रवास का कारण है, लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा ये सब नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 22 नंबर देखिए करके निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। कह रहा है कि सही नहीं है, तो विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, बिल्कुल सही है, आपका ये भी सही है। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात, ये भी सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये भी सही बात है। जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि कुछ होती है। तो अब आपको बताइए 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा।
तो यहीं पर आपका जो है टोटल 22 प्रश्न था। क्लास कैसा लगा? इसमें चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 300 MVBI ऑब्जेक्टिव, 150 से 100 आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, लास्ट में स्पेशल टिप्स वगैरह दिया जाएगा। अगर ये सभी के सभी फीचर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं 2024 बैच के लिए। तो उसके लिए आपको कितना लगेगा? 200 रुपया लगेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये पीडीएफ आपको हम फ्री में दे देते हैं। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। अगर आपको नाम अच्छा से रहेगा याद तो आपके लिए ठीक है। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार देख रहे हैं यहाँ पर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार देख रहे हैं। उसके जस्ट आपको नीचे देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको हम बढ़िया से दिखा रहे हैं। यहाँ पर नीचे दिखेगा तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल दिखाई रहा है। इसके यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस प्रकार आ जाना है और जो जो आपको पढ़ना है स्क्रॉल करके आप देख देख के पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्या चीज का, ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी वाले पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है तो चैप्टर 2 पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा का सारा आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर भी बहुत दूर दूर पे दिया गया है ताकि आप उसे छुपा के भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अब आपको मिलते हैं चैप्टर 3 में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 और 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक 1 के लिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।